के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है यूपी का थर्ड फ्रंट। जी हाँ, देश में जब जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट की सुगबुगाहट तेज हो जाती है और ये रोग लगता है कि अब राज्यों में भी लग चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अब थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट बनने की बात चल निकली है। 10 दलों ने मिलाकर के एक थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद तेज की है। 10 दल ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसमें सबसे जो 2 बड़े दल हैं वो सुभाषपा और AIMIM 2 दल हैं। उसके अलावा जन अधिकार के बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम छोटे छोटे दल हैं जो मिला करके थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो छोटे दल हैं जो किसी भी बड़ी पार्टी का खेल बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। अभी तक बड़ी पार्टियां इन छोटे दलों को अपने पास मिला करके और उनका वोट हासिल करती थी, लेकिन अब इन छोटे दलों ने अलग से एक अपना गठबंधन करके ये तय किया कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें कई अलग से पेच हैं। पेच ये है कि क्या ये जो गठबंधन है थर्ड फ्रंट है, जैसे देश में थर्ड फ्रंट कभी परवान नहीं चढ़ पाया, बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ पाया, उसी तरीके से क्या उत्तर प्रदेश में ये परवान चढ़ पाएगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और इसी थर्ड फ्रंट के अगुआ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने आज ऐलान कर दिया है कि वो अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है, मतलब उनका थर्ड फ्रंट अगर चुनाव जीतता है तो वो 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी कि हर साल एक कोई मुख्यमंत्री होगा और 20 उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि हर 4 उप मुख्यमंत्री होंगे और इस तरह से 20 उप मुख्यमंत्री, यानी कि जितने भी दल के सहयोगी हैं सबको कोई ना कोई मौका मिलेगा। क्या ये पाठशाला, क्या ये पाठ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने से सीखा है? क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने 4 उप मुख्यमंत्री बना करके लोगों का उदाहरण पेश किया और इसके पहले 2017 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर जाति के लोगों को ये कहा कि मैं आपके दल, आपका जो जाति का के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाऊंगा, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा उन्हें ये मैंडेट मिला। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से सीखकर ये ओम प्रकाश राजभर वही फार्मूला अब लागू कर रहे हैं? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद समझिए और उस पर चर्चा करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी, सपा और कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत गांव-गांव जाकर अपने वोट बैंक को दुरुस्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश की छोटी पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने और अपनी पहचान मजबूत करने के लिए एक नई समीकरण की तलाश में हैं। इनमें से एक पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और दूसरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो मिलकर तीसरे मोर्चे की कवायद कर रहे हैं। बिहार के बाद यूपी में भी जमीन तलाश रहे ओवैसी सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात कर चुके हैं। उधर आपने भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है और छोटे दलों के साथ गठबंधन की भी हामी भरी है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव खुद भी इसी तरह के गठबंधन के हिमायती रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो छोटी पार्टियों को मिलाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार कर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को भेजे प्रस्ताव के लिए हाँ का इंतजार है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश विधानसभा चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने के लिए एक नए गठबंधन मतलब तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है। भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 प्लस जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे।
वहीं AIM जो कहना तैयारी कर रहे हैं, तो आपका क्या? अभी उस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है, सीट का बंटवारा अभी मोर्चे से नहीं हुआ है। वो बयान जो उन्होंने दिया है, वो बयान अगर उसको पढ़ें लोग तब तो सही समझ में आवे। ये तीसरा मोर्चा भले ही सीधे सीधे भाजपा, कांग्रेस और सपा का मुकाबला न कर सके, पर उनके समीकरण को बिगाड़ जरूर देगा। छोटे दल मिलकर दलित मुस्लिम का कार्ड खेलना चाहते हैं। पूर्व मंत्री व सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी की अगुवाई में भागीदारी मोर्चा बड़ा रूप ले रहा है। अब तक इसमें 9 क्षेत्रीय दल शामिल हो चुके हैं। हाल ही में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में राजभर से मुलाकात की थी और मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी। चर्चा शिवपाल यादव के प्रसपा और अन्य छोटे दलों के भी साथ आने की है। ऐसे में 2020 में छोटे दल बड़ा गुल खिलाने को तैयार हैं। लेकिन अभी जिस थर्ड फ्रंट की तस्वीर धुंधली सी नजर आ रही है, वो किस पार्टी का खेल बिगाड़ेगी या किसकी नैया पार लगाएगी, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो क्या उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट अपने पैर पसार रहा है? क्या ये परवान चढ़ पाएगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अशोक पांडे जी आपका। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अरुण राजभर जी। और हमारे साथ में कांग्रेस के मदन मोहन शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। मदन मोहन शुक्ला जी आपका स्वागत है। अनिल झा साहब समाजवादी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है अनिल झा साहब। और इन सबसे ऊपर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर D.R. साहू भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। D.R. साहू साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे अरुण राजभर जी का। अरुण राजभर, सवाल ये उठता है, आप कह रहे हैं कि 300 सीट जीतेंगे, थर्ड फ्रंट बनाया आपने, 300 सीट जीतेंगे, 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, हर साल में एक 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी से सीखा है और उन्हीं पर लागू कर रहे हैं क्या? देखें तो 93 में सपा बसपा गठबंधन हुआ, 6 महीने गठबंधन हुआ। भाजपा बसपा का गठबंधन हुआ, 6 महीने के मुख्यमंत्री गठबंधन हुआ। मध्य प्रदेश हो चाहे का जिक्र किया, 4 डिप्टी सीएम है। उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम, बिहार में 2 डिप्टी सीएम है, झारखंड में डिप्टी। तो अन्य राज्यों में जो पुरानी सरकारों ने यह प्रैक्टिकल करके दिखाया है, हम उसी प्रैक्टिकल में जो जातियां उपेक्षित हो गई हैं 74 साल में, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, जब सत्ता में आकर के समाज मुख्य पदों पर आने के बाद ही जब समाज का भला हो रहा है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके 10 दलों को इकट्ठा किया है, जिसमें कुशवाहा है, मुसलमान है, प्रजापति है, बाल है, अर्कवंशी है, पासवान है, बिंद है, कश्यप है। तो ऐसे 10 दलों को हमने इकट्ठा करके यह संदेश दिया है कि सरकार 5 साल के लिए बनेगी और 5 जाति का मुख्यमंत्री बनेगा और हर साल 4 डिप्टी सीएम बनेगा। अब वह फार्मूला ये होगा कि जो जातियां अब तक राजनीति में मुख्य कुर्सी पर जाने के लिए नहीं सोच सकती हैं, जो कभी उस स्थान पर जाने के लिए विचार नहीं कर सकती है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि 1-1 साल जब इनको हिस्सेदारी देने के लिए खुद बैठाया जाएगा, तो ये जो शिक्षा के सवाल पर जो समाज में कुरीतियां हैं, जो गरीब में जो आज बिजली के अभाव में गरीब तड़प रहा है, पैसा जमा नहीं कर पा रहा है, तो घरेलू बिजली बिल माफ करने के लिए वो खुद तैयार हो जाएंगे, अपना फैसला करने लगेंगे। शिक्षा के सवाल पर वो खुद फैसला करने लगेंगे। जो पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है, थाने, तहसील, ब्लॉक, कचहरी, मुख्यालय पर जो उनकी भागीदारी नहीं हो पा रही है, उनको नौकरियों में हिस्सेदारी देने के लिए खुद 1 साल में तय कर लेंगे। जिसकी जितनी संख्या होगी वो अपनी भागीदारी तय कर लेगा। तो इस हार्मोनियम के साथ ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी। अरे मेरा वीडियो जा रहा है। ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, आपकी बात हो गई जी। पंडित अनिल झा साहब, आप सुन रहे हैं ना कि अरुण राजभर कह रहे हैं कि कैसे 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री, थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, आपका क्या होगा? जी थर्ड फ्रंट बन रही है, फोर्थ फ्रंट बनेगी। राजनीति में जब सारी पार्टियां हैं, सबको अपना अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का, गठबंधन करने का और जीतने का, और मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री पद जो है अपने राजनीतिक
वसूलों और मतलब विचारधारा के आधार पे देने का। तो खत्म हो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है और हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि समाजवादी पार्टी 2022 में किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। प्रदीप जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी अनिल जी आपकी आवाज आ रही है। जी तो 2022 में समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। हाँ, छोटे छोटे दलों जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं और जो एक प्रक्रिया चल रही है, जो चलना भी चाहिए राजनीति में, अगर इनमें से बहुत सारे दल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं, बातचीत चल रही है, मुझे लगता है ऐसा कि 2022 चुनाव आते चुनाव से पहले 2 महीने 3 महीने पहले कुछ न कुछ, या महीने 2 महीने बाद अभी कुछ न कुछ चीजें निकल के आएंगी और जिनको भी हमारी पार्टी और हमारे नेता पे विश्वास ठीक है अनिल झा, ठीक है अनिल झा साहब, आपकी बात हो गई। मदन मोहन शुक्ला जी, ये क्या वाकई थर्ड फ्रंट जो है, जी ठीक है, अनिल मदन मोहन शुक्ला जी, क्या ये थर्ड फ्रंट कोई आकार ले सकता है, आपको लग रहा है? राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं है, सब चीज संभव है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो भी लोग सत्ता में आना चाहते हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम देश की जनता की, प्रदेश की जनता की कैसे भलाई कर सकते हैं, कैसे प्रदेश का विकास कर सकते हैं, कैसे लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, कैसे गुंडागर्दी अराजकता खत्म कर सकते हैं, कैसे भय और संशय का वातावरण जो लोगों में है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे जाति और धर्म से ऊपर उठ करके योग्यता और क्षमता को भी सम्मान दे सकते हैं। इन सब प्रश्नों को भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ये जो प्रयोग अच्छी चीज है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है साक्षी महाराज, उनसे जब पूछा गया कि ओवैसी तो आपकी पार्टी की फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो बोले हाँ वो तो हमारी पार्टी की फायदा पहुंचाते ही हैं, बिहार में पहुंचाए यहाँ भी पहुंचाएंगे। तो अगर किसी बड़े दल का या किसी सत्ता के टूल के रूप में अगर काम करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और अगर वास्तव में सत्ता में भागीदारी करके प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये स्वागत योग्य होगा। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि किस प्रकार से जनतंत्र की हत्या की गई कि जिला पंचायत के सदस्य किसी पार्टी की जीते हुए और निर्विरोध कोई हो रहा जिसके कम लोग हैं, और कैसे नामांकन करते वक्त मारपीट तक की गई कि उनको अपना नामांकन न कर पाए। तो ये एक उदाहरण आया। उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी करती थी, ये सही है, वो भी करते थे। जब इसी आधार पर सत्ता पर लोग पहुंचेंगे मारपीट, गुंडागर्दी और सत्ता का दुरुपयोग करके, तो लोकतंत्र कहां बचेगा? जो लोग अगर खरीद फरोख्त के माध्यम से 30 लाख, 50 लाख और 10-5 करोड़ रुपया खर्चा करके जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंचेंगे, ठीक है, तो वो क्या भ्रष्टाचार दूर कर पाएंगे? क्या लोगों की मदद कर पाएंगे? वो सिर्फ उसको व्यापार करेंगे और कैसे उसको कमाई का स्रोत बनावें, और इस प्रकार से अगर होगा। ठीक है मदन मोहन जी, आपकी बात हो गई। आज भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करना मुझे लगता है कि एक बेईमानी हो गया, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करने की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या खत्म हो पाएगा ये अलग बहुत बड़ा विषय है, इस पर कई घंटे की डिबेट हो सकती है। जी ठीक है जी। वर्ग हो चाहे दलित हो चाहे अल्पसंख्यक हो, इनका विकास कैसे हो सकता है अगर नहीं तो इस समय तो गुंडागर्दी नहीं हो रही ना सर। ठीक है मदन मोहन जी, आपके बाद दोबारा से आएंगे, पहले और लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रोफेसर D.R. साहू साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो थर्ड फ्रंट बन रहा है? मेरा आपसे भी वही सवाल है कि क्या ये थर्ड फ्रंट कोई आकार ले पाएगा, क्या ये परवान चढ़ पाएगा, या टूट कर कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा हो जाएगा? हमारे पूर्व वक्ता इस बारे में जो बताए, मेरा जो एक साफ मानना है
कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये तो एक इसकी प्रासंगिकता है, और एक लोकतंत्र में राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के आधार पे एक दबाव समूह के रूप में अपने आप को काम करना और समाज के हित में काम करना, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन जहां तक ये चुनाव एवं मतदान को केवल संदर्भ में रखते हुए इस तरह की समीकरण जो हो रहा है, ये समीकरण के बारे में विभिन्न प्रकार की इंटरप्रिटेशन, विभिन्न प्रकार की विचार पैदा होता है लोगों के अंदर कि अब समय आ गया है चुनाव का, इसीलिए ये सब गठबंधन हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे राजनीतिक दल जो भविष्य में या पूर्व में हम लोगों ने देखा है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने को विभिन्न सत्ताधारी पार्टी एवं या जो मजबूत राजनीतिक दल के पास अपने को विजिबल कराने या अपने को प्रस्तुत करने में एक ये हथकंडे अपनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक पहुंच बनता है, उनका एक विजिबिलिटी या दिखाई देते हैं, और उसके बाद एक नेगोशिएशन या बार्गेनिंग का एक तरीका हो जाता है। ये भी बहुत सारे हमारी चुनाव में, मतदान व्यवहार की प्रक्रियाओं में विभिन्न छोटे छोटे राजनीतिक दलों से देखा। लेकिन बात वो है कि एक आइडियल लेवल, आइडियोलॉजिकल एक विचारधारा के संदर्भ में ये स्वागत योग्य है। चाहे जैसे कि हमारे राजभर जी बता रहे थे कि हमारी उद्देश्य ये है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र की जो उद्देश्य में यदि हम देखें, जाति को एक आधार बना गया कि जाति ही एक वल्नरेबल या एक सीमांत समूह है, और उन सभी सीमांत जातियों को लेके एक ये बना है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि कहीं ये जाति की बात नहीं है, क्योंकि यदि आप उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, इन सारे जातियों की द्वारा जो नेतृत्व खड़े हुए हैं, उन सारे नेतृत्व कहीं ना कहीं सत्ताधारी राजनीतिक दलों के साथ शामिल थे, और कहीं ना कहीं उनको उपेक्षित में हुआ और उसकी वजह से वो निकल के आए। तो इस तरह से चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, तो मेरा ये कहना कि विश्वसनीयता जब आपके आदमी खो जाता है तो उसके बाद इस तरह की बातें करने में कभी कभी लोगों में सवाल आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक परिणाम तो संभावनाएं है, लेकिन नकारात्मक परिणाम या एक बार्गेनिंग या नेगोशिएशन का एक दृष्टिकोण भी दिखा जा सकता है, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब। अशोक पांडे जी, आप क्या कहेंगे? आपने सभी लोगों को सुना। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि 4-5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और कह रहे हैं आपसे ही सीखा ये फार्मूला। विश्वास खोए हुए लोग हैं, दगे हुए कारतूस हैं, दाल से चूके हुए लोग हैं, इन पर कोई विश्वास नहीं करता। ये ठग बंधन कर रहे हैं, गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन करने वाले लोग हैं। जनता को भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भरोसा है। ये ठग बंधनों से जनता उब चुकी है, जानती है कि अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने घर जवाई के लिए ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, बार्गेन करने का कुप्रयास करते हैं। जनता बहुत समझदार है। निश्चित तौर पे इन लोगों को जिस तरह से दरकिनार किया गया है, फिर दरकिनार किया जाएगा। जी चलिए, जी चलिए। ओम प्रकाश राजभर जी, आपने सुना कि आप लोग दगे हुए कारतूस हैं। अभी ये कह रहे थे हम दगे हुए कारतूस हैं। अभी पांडे जी को पता नहीं चला कि 2017 में इसी दगे हुए कारतूस के सहारे दो सत्ता की चढ़ाई किए थे। अब यह लोग पूरी तरीके से दगे हुए कारतूस का सहारा लेकर जब चढ़ गए तो उसको तो खाली कर दिए। अब हमारे भरोसे, हमारे भरोसे लोग मंत्री बने। 2017 में हमने इनकी सरकार पूछ नहीं रहा है। हमारे भरोसे इनकी छड़ी चल गई, आज छड़ी लेके घूम रहे हैं राजनीति के दिव्यांग लोग। और 403 विधानसभा सीटों पर भागीदारी संकल्प मोर्चा 305 सीट जीतेगा, और इनको गंगा में बोर करके इनको मारेगा। और 2022 में सरकार में झूठ बोलने वाले हैं, आपकी छड़ी लोग हैं। ये बताओ गई है, क्या बात ये करते फरेबी लोग हैं, जनता इनको जानती है। ओम प्रकाश राजभर फरेबी है, और फरेबियों से जनता होशियार रहती है। सिलेंडर का रेट 900 रुपया पहुंच गया है। सरसों का तेल 200 रुपया। ना अरुण राजभर जी, मुद्दा यहाँ महंगाई नहीं है, मुद्दा यहाँ थर्ड फ्रंट है, और आपने जो ये कवायद शुरू की है वो है। ये
बताइए किसको किसको मंत्री बनाना है। हमको बताइए 5 मुख्यमंत्री पांडे बनाने जी चाहते हैं खरीदेंगे। साहब। 5 मुख्यमंत्री 20 डिप्टी सीएम, आपके हिम्मत हो तो बना दीजिए राजभर को मुख्यमंत्री, कुशवाहा को मुख्यमंत्री। अरे आपको आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आपको क्या मिला अब तक? आप प्रवक्ता के अलावा आप मेंबर सदस्य बन पाएगा निगम में, सदस्य तक ओम प्रकाश राजभर क्या होता है? ओम प्रकाश राजभर आज घूम रहे हैं सड़क पर। कहाँ घूम रहे हैं आज? ओम प्रकाश राजभर छड़ी होके लेके राजनीतिक विकलांग होके छड़ी के सहारे घूम रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता को। ये राजनीतिक और प्रासंगिक लोग हैं, ये राजनीतिक का प्रासंगिक लोग हैं। अरुण राजभर जी, आपको रोकना पड़ेगा। अशोक पांडे जी, आपको भी रोकना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और चर्चा बहुत ही मौजूद है कि 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम। अरुण राजभर कह रहे हैं कि ये फार्मूला हमने भारतीय जनता पार्टी से ही सीखा और उन्हीं पर लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा अब की बार 300 के पार, तो वो कह रहे हैं कि हमारे भी इस बार 305 के पार और सभी लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कितना परवान चढ़ेगा ये थर्ड फ्रंट, इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी के दौरान तीरथ सरकार ने कुशल प्रबंधन और दूरदर्शी नीतियां बनाते हुए कामयाबी के साथ दूसरी लहर का सामना किया है। सरकार ने राज्य के हर गांव, हर कस्बे तक लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। इस अभियान में राज्य की आशा और आंगनबाड़ी बहनों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रदेश के सभी जिलों, कस्बों और वार्ड में घर घर पहुंचकर लोगों को आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें जागरूकता संदेश पहुंचाने के साथ ही साथ पोषक आहार और वैक्सीन की अहमियत भी समझा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाकायदा ट्रेनिंग और काउंसलिंग के बाद बीएलओ के नेतृत्व में आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें प्रदेश भर में सरकार की तरफ से बांटे जा रहे राशन, सैनिटाइजर, दवाएं और मास्क सहित सभी जानकारियां प्रदेश के कोने कोने में हर एक जरूरतमंदों तक पहुंचा रही हैं। कोरोना संक्रमण की चुनौती में राज्य सरकार की सहयोगी बनी आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें राज्य सरकार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टीकाकरण केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के साथ साथ प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार के साथ कोरोना से इस लड़ाई को जीतने में जी जान से जुटी मातृशक्ति पर आज प्रदेश को गर्व है, जो आज हर संभव प्रयास कर न सिर्फ समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रही हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में राज्य सेवा और जन सेवा की शपथ को भी पूरा कर रही हैं। आप भी कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में आशा और आंगनबाड़ी बहनों का सहयोग करें और उत्तराखंड को कोरोना मुक्त बनाएं। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम रुक करेंगे सीधा अरुण राजभर जी का। अरुण राजभर जी, ये थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट जब जब चुनाव आते हैं तो बनने की कवायद तेज होती है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा की तरह आपके दल के लोग एक एक छोटे छोटे दल, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा और आप अकेले खड़े हों? कल मोर्चा बनाया है हमने, बलिया से शुरुआत किया था, उसको गाजीपुर लेके गए, उसके कुशीनगर ले गए, इलाहाबाद लेके गए और अभी 2 महीने पहले हमने मैनपुरी में एक रैली किया था जिसमें हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरा एकजुट थी। नहीं, आपने मेहनत बहुत की। नहीं, आपने मेहनत बहुत की, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा सीधा सवाल है कि यह संभावना बहुत ही प्रबल है कि जो ही चुनाव आएंगे ये आपके जो दल है ना, कोई बड़े दल में इधर गिरेगा, कोई बड़े दल में उधर गिरेगा, कोई भाजपा में, कोई सपा में, कोई कांग्रेस में साथ जाने वाले हैं, अन्ना वो कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का एक एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है और अपनी सरकार कैसे बनाना है। इसके लिए हम बड़े दलों से गठबंधन करेंगे, ये मैं कह रहा हूं, बड़े दलों से गठबंधन करेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन करेगा, एक उसमें पार्टी नहीं गठबंधन करेगी और सबका एजेंडा साफ होगा कि जो शिक्षा में स्नातकोत्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू कराना चाहेगा वहां वह बात करेंगे, जो घरेलू बिजली का बिल माफ कराना चाहेंगे उस पर वहां बात होगी। अच्छा अरुण राजभर जी, सवाल ये कि ये आइडिया आपको आया कहां से आया आइडिया आपको? ये प्रैक्टिकल मान्यवर साहब ने किया था और उनके चेला माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है और उन्होंने ये सिखाया है कि कमजोर सरकार होगी तो समाज का। अरुण जी सवाल ये है, नहीं अरुण जी सवाल ये है कि ये आइडिया तो भारतीय जनता पार्टी के पास में था। 2017 में उन्होंने सभी जातियों के लोगों से कहा कि आपके जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे और भरभरा के सीटें मिल गई। तो क्या वही फार्मूला आप भी अपना रहे हैं क्या? स्टूल पर बैठा दिया लोडर बना करके। तो पिछड़ों का, दलितों का वोट तो भाजपा को चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी भाजपा पिछड़ों और दलितों को नहीं देना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर जी इसी सवाल पर ये कहते हैं कि हम हिस्सेदारी सबको देना चाहते हैं कि आज शिक्षक भर्ती में 5,844 नौजवान केशव प्रसाद मौर्य के धरना दे रहे थे। अगर वो पिछड़ों के हिमायती होते तो केशव प्रसाद मौर्य उन नौजवानों की बात सुनते जो पिछड़े उनके यहाँ फरियाद लेके गए थे। ये तो पिछड़ों के दुश्मन बन के बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जितने पिछड़े नेता है वो सब गुलाम नेता है, वो लोडर नेता। उनकी हिम्मत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर के। दूसरा सवाल ये अरुण राजभर जी, आप कोई भारतीय जनता पार्टी के मोहसिन रजा कह रहे हैं कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप क्या अमेरिका का राष्ट्रपति आपको बनाया जाएगा, ऐसा भी कहीं कुछ कहा जाता है क्या? दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि ज्यादा जोगी मत उजाड़। नैया तो डूबने वाला है, अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है। अगर इतना ही इनके पास दम होता तो ये गठबंधन करके अभी 2 सहयोगी बनाए हैं। अगर दम होता अकेले लड़ने अवकाश समझ में आ जाएगी। ये जातियों को जोड़ने में लगे रहते हैं और हमसे कहते हैं मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। अभी कृषि विभाग में 13 पदों पर भर्ती हुई। नहीं, वो जातियों की बात नहीं, वो जातियों की बात सभी दल करते हैं, इसमें कोई छुपा नहीं। एक आखिरी सवाल है आपसे, उसके बाद अशोक जी का रुख करेंगे। सवाल यह कि आप अपने इस थर्ड फ्रंट को कैसे इंटैक्ट रखेंगे, कैसे वो इधर उधर ना जाए, इसके लिए क्या कोई फार्मूला बनाया है क्या? संकल्प मोर्चा के 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित दे दिए हैं कि बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, जोन स्तर पर, ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर संयुक्त रूप से हमारे कार्यकर्ता गांव में जाकर के चौपाल लगा करके कोऑर्डिनेट करके समाज को प्रेरित कर रहे हैं कि जो सरकारें 74 साल में तुम्हें नहीं दे पाई है, हम तुम्हें 5 साल सरकार बना करके हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, जो कानून व्यवस्था है, हम इस व्यवस्था को आपके दरवाजे नहीं, ये अरुण जी मेरा मन नहीं कर रहा, एक सवाल और आपसे लेना है। ये हास्यास्पद नहीं लगता है, ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है कि 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री? दिया है कि अगर जनता वोट देकर के नेतृत्व चुनती है, जनप्रतिनिधि, तो हम जनता के अदालत में जाएंगे और जनता के बीच में अपना मैनिफेस्टो रखेंगे। हम समाज को हिस्सेदारी या भागीदारी के लिए हम जनता को अपने साथ जोड़ेंगे। तो जनता स्वीकार वोट में देती है, जनता ने चुनाव करती है। राष्ट्रपति होगा क्या प्रेसिडेंट चुनाव होगा, यहाँ तो जनता के बीच में हम जाकर जनता से आशीर्वाद लेंगे और 300 सीटें जनता आशीर्वाद देख करके सरकार बनाएगी और सरकार बनाकर 5 साल का मुख्यमंत्री हम तय करेगा और 20 ड्यूटी सीएम तय। ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, ठीक है। अशोक पांडे जी,
ठीक है, अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि ये सारे फार्मूले राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी ने आपके साथ रह करके आपके सारे फार्मूले सीख लिए और अब उसको एग्जीक्यूट करके और बढ़ा चढ़ा करके लागू कर रहे हैं। कह रहे आप ही से सीखा ये सब। सबका साथ सबका विश्वास वाले लोग हैं, हम जातिवादी लोग नहीं हैं। ये लोग तो जातिवादी दल संघ बना के गांधीवादी बने बैठे हैं। ये राजभरों की पार्टी बना के स्वयं जातिवाद करते हैं। ये स्वयं जातिवाद की पार्टी बना के जातिवादी और जातिवाद करते हैं। महान जातिवादी अशोक पांडे जी, साहू जी भी जानते हैं, सारे लोग जितने बैठे हैं यहाँ पर सब जानते हैं, कोई दल ऐसा नहीं है कि जो जातिवादी राजनीति ना करता हो। और ये कहकर कि हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं, ये एक बहुत माहौल बन जाता है सर। अरे अरुण राजभर जी रुकिए भाई, आपके पास आ रहा हूँ। अशोक पांडे जी, राजभर जी रुकिए, आपने बहुत पूरा अपनी बात रख लिया जी। अशोक पांडे जी, ये फार्मूला तो आप ही ने लागू किया था ना, कर्नाटक में 4 उप मुख्यमंत्री, तो ये सारा रास्ता तो आप ही ने दिखाया ना। देखिए, मैं आपको बात कह रहा हूँ कि रास्ते की बात छोड़ दीजिए। जब लोकतंत्र में कुछ भी संभव है, यही ओम प्रकाश राजभर हमारा गुणगान करते थे। राजभर जी, आपसे माफी चाहेंगे कि प्लीज शांत रहिए थोड़ा सा जी। ये शांत नहीं रहेंगे, ये लोग मानसिक दिवालिया हो गए हैं, सत्ता से बाहर रखे। अशोक जी, अपनी बात रख लीजिए, पूरी कर लीजिए। ओम प्रकाश राजभर सीधे सीधे जातिवादी राजनीति करते हैं। अरे भाई, आप कौन सी जातिवादी बनाने के लिए? अरे भाई, आप कौन सी जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं? सारे दल करते हैं। अशोक पांडे जी, ये मत कहिए। आप ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं ये सब कुछ उन्होंने आपसे ही सीखा, आपकी पार्टी से ही सीखा है। सीखे होते संशासन में रहते, ये लोग तो सीधे सत्ता पाने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं। आपको बता दें, हम भाई 4 उप मुख्यमंत्री आपने बनाया कर्नाटक में कि नहीं बनाया अशोक पांडे जी? सरकार बनेगी तब ना, सरकार बनी नहीं, परिस्थिति आएगी तो हम बनाएंगे, तो उनकी भी परिस्थिति आएगी तो हम बनाएंगे, जनता के पास जाएंगे। पार्टी जीती नहीं, इनका लगे मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने, ये मंत्री बनेंगे संतरी। अरे पहले विधायक बनेंगे, ये विधायक बनने वाले लोग नहीं है। जनता इन्हें अब प्रासंगिक कह गई है। हम तो जातिवाद में विश्वास नहीं रखते। हमारी जो भी योजनाएं हैं केंद्र या प्रदेश की, हम सीधे हर वर्ग को, हर जात को पहुंचाने का काम करते हैं। आपको नाम में रख दिया गया है, पार्टी। अशोक पांडे जी, अशोक जी, क्या कोई आपको लगता है कि ये दल सारे इकट्ठे 10 इकट्ठे रह पाएंगे या चुनाव आते आते बिखर जाएंगे कांच के टुकड़ों के मानिंद? बेहोश मेढक हैं, एक तराजू पर तौल ले जा रहे हैं, चुनाव आ रहा है, नींद खुलेगी खुद भाग जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर को कौन नहीं जानता कि सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। जनता इनको जानती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आ जाओ प्रभु, नहीं मेरी नैया नहीं पार होगी। आपके गृह मंत्री हाथ जोड़ रहे हैं, आप तो घुटना टेकने के लिए तैयार हो कि आ जाओ ओम प्रकाश राजभर, मेरी नैया फिर से पार कर दो। अगर दम हो, बिल्कुल कोई घुटना टेकने को तैयार नहीं है। घुटने पर ये लोग आ गए हैं जब से हमने भगाया है, तब से ये लोग गिरा रहे हैं। ठीक है अशोक पांडे जी, बात हो गई आपकी। अरुण राजभर जी, आपकी बात भी हो गई। मदन मोहन शुक्ला जी, अशोक पांडे जी कह रहे हैं ये 10 दल एक तराजू में मेढक तौलने के मानिंद है, एक मानेगा तो दूसरा भाग जाएगा। है भारतीय जनता पार्टी से, और ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आश्वासन दिया होगा वो पूरा नहीं हुआ। इन लोगों को कहीं पर प्रलोभन दिया होगा, इनके साथ धोखा हुआ, और जब आदमी धोखा खाता है तो कहीं ना कहीं उसको बदला लेने की सोचता है। यही नहीं, आप देखिए उनका इतना पुराना सहयोगी दल रहा अकाली दल, उसको जब लगा कि हमारे साथ धोखा उसने छोड़ा। इनका इतना पुराना सहयोगी दल रहा भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना, उसने उनको छोड़ा। आज जितने लोग हैं इनका मुखौटा सत्ता के नहीं मदन मोहन जी, ये बात अलग है कि सहयोगी आते हैं और बनते हैं, बिगड़ते हैं। आपके पास भी तमाम सहयोगी आए और बने और बिगड़े चले गए। सवाल यहाँ पर ये है, ये जो थर्ड फ्रंट बन रहा है ये क्या इंटैक्ट रह पाएगा या चुनाव आते आते बिखर जाएगा?
और स्वार्थ पे होता है तो उसकी आयु बहुत ज्यादा नहीं होती है। जातिवाद के आधार पर अगर बनाओगे तो आप कितनी जातियां हैं, आप बैकवर्ड में कोई थोड़ी जातियां हैं, बैकवर्ड में 50 सैकड़ों जातियां हैं, तो आप अगर मुख्यमंत्री किस किस जाति का बनाओगे भाई, क्या करोगे? कि आप कुशवाहा हो तो केवल आप मुख्यमंत्री बन गए, कुर्मी क्या करेगा, यादव क्या करेगा, लोधी क्या करेगा? नहीं, उन्होंने कह दिया कुर्मी का भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब साहू का नहीं बनाएंगे, उसका वो उप मुख्यमंत्री बना देंगे। क्यों अरुण राजभर जी, यही है ना? अरे जब सैकड़ों जातियां हैं तो आप कैसे संतुष्ट कर लोगे? एक दो जातियां हैं क्या, कैसे संतुष्ट कर लोगे? और आबादी के हिसाब से अगर पिछड़ों में आबादी के हिसाब देखोगे तो यादव, कुर्मी और इनको लोधी और इनको कहाँ आप निषाद, इनको कहाँ आप कर लोगे? साइड हर जाति को सम्मान मिलेगा, हर जाति को न्याय मिलेगा, हर जाति की सुरक्षा होगी। ये तो हर पहले तो प्रकाश राजे सरकार में आता है, जो सत्ता में आता है, कांग्रेस सुनिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, कोई एक पार्टी बतावे हमारी राष्ट्रीय पार्टी, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है तो हमने जगन्नाथ पहाड़िया दलित थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। हमने हमारे यहाँ पे अब्दुल गफूर थे, माइनॉरिटी थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। कौन से दल ने है जो माइनॉरिटी बना दिया हो, दलित को बना दिया हो? और हमारे यहाँ महावीर प्रसाद थे, बाबू जगजीवन राम थे। हमने ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी योग्यता और क्षमता के आधार पर। ठीक है मदन मोहन जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये क्या बने रहेंगे या बिखरेंगे, क्योंकि ये देखा जाता है चुनाव आते आते ये बड़ी पार्टियों से भी ये लोग समझौता करते रहते हैं और इधर भी बने रहते हैं। के लिए सौदेबाजी होती है, उसका आयु बहुत सीमित होती है। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी कोई और चारा दे देगी तो युवा चले जाएंगे, कहीं पर पैसे से बिक जाएंगे, कहीं उससे बिक जाएंगे। अगर आपका सिद्धांतों से गठबंधन होता तो आप कई दल बदल चुके। आप या तो दल के साथ जुड़ते नहीं और अपने दल का गठबंधन बनाते और जुड़ते हैं तो पहले उसकी तारीफ करते फिर उसकी बुराई करते हैं। आज आपके साथ मैं मानता हूँ कि आपके साथ धोखा किया, आपको इस्तेमाल किया गया, मैं मानता हूँ। आज आप ये बताइए कि आप जिस मंत्रालय में मंत्री रहे हैं, क्या कर दिया पिछड़ों के लिए? कौन सा आपने उदाहरण प्रस्तुत किया, इसको बताना चाहिए। जिस मंत्रालय में मंत्री रहे हैं, आपने अपने उस समाज के लिए क्या कर दिया? आप अपने लिए अगर सब कुछ करना चाहते हैं तो जनता को थोड़े समय के लिए आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है अरुण राजभर जी, रुकिए आ रहा हूँ। मदन मोहन जी, बात हो गई। अनिल झा साहब के पास चलते हैं। अनिल झा साहब, ये बताइए कि ये जो 10 दल हैं इनके पास में, उसमें से कई तो आपके पास संपर्क में भी हैं, जैसे कृष्णा पटेल आपके संपर्क में भी हैं। तो आपने जो बात कही थी, क्या वो सच साबित होगी कि चुनाव आते आते सब बिखर जाएंगे? सकते हैं और स्वार्थ के लिए एक भी रह सकते हैं। जब मैंने कहा ना कि अगर स्वार्थ के लिए गठबंधन होगा तो वो नहीं चलेगा, अगर सत्ता के लिए गठबंधन होगा नहीं चलेगा, अगर सिद्धांत के लिए गठबंधन होगा निश्चित होगा। अगर कांग्रेस के साथ जुड़ना है कि हमको प्रदेश को एक रखना है, हमको ये मजहब के नाम पर प्रदेश को नहीं बांटना है, प्रदेश को हमको एकजुट होकर के चलना है तो कांग्रेस साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस एक स्पष्ट आइडियोलॉजी है। कांग्रेस ने आज तक भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं किया सत्ता में कभी भी। जितने दल हैं सब सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी समझौता कर चुके हैं। ठीक है मदन जी, आपकी बात हो गई। अनिल झा साहब से बात कर जी। अनिल झा साहब अपनी बात रख लीजिए। जो भी ये अभी गठबंधन की बातें चली हैं, जो अभी राजभर जी बोल रहे थे, और जो 10 पार्टियों का 10 नेताओं का गठबंधन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो इसमें बहुत से गठबंधन, बहुत से ऐसे लोग होंगे, जैसा कि वो इन्होंने भी, अरुण जी ने भी कहा है कि हम भले ही वो पूरी एक पार्टी की तरफ से जाके, जन अधिकार पार्टी की तरफ से जो है जन मोर्चा की तरफ से गठबंधन करेंगे, या उनमें से कुछ नेता निकल के आगे गठबंधन करेंगे अपनी अपनी पार्टियों का, बट ऐसा कुछ होगा। और जहां तक टूटने का, बिखरने का है, देखिए अभी राजनीति है, राजनीति में कभी भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी परेशान नहीं होना चाहिए। पांडे जी इसलिए परेशान हो रहा है कि पांडे जी का जो एक नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो कहीं ना कहीं सबका विश्वास और सबका विकास जो है वो पीछे रह गया है। साथ जरूर ये लेना चाहते हैं
लेकिन किसी को उसका जो है हक है, हुकूक है, वो देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। मुझे लगता है अभी हम लोगों को और इंतजार करना चाहिए। जितना नजदीक समय आएगा कुछ ना कुछ चीजें निकल के आएंगी, और जो भी होगा इस प्रदेश के जनता के लिए, प्रदेश की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा अपना ऐसा मानना है। ठीक है डीआर साहब, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। सवाल नंबर 1, मदन मोहन शुक्ला जी कह रहे हैं सिद्धांत की राजनीति करनी हो तो कांग्रेस के साथ जुड़िए। क्या आपको लगता है कि अब देश में सिद्धांत की राजनीति बची है क्या? सिद्धांत की राजनीति ही एक उसका ही लक्ष्य है और उसी के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो नहीं। सवाल सीधा, क्या सिद्धांत की राजनीति बची है क्या अभी कोई? देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कमी पाई जाती है, क्योंकि व्यवहारिक रूप में सत्ता और शक्ति को हासिल करना सभी राजनीतिक दल का एक हिस्सा बना। बल्कि अब सत्ता और शक्ति की बात नहीं, अभी ये हो रहा है कि सत्ता शक्ति के साथ मुख्यमंत्री बनना वो भी एक लक्ष्य बन गया है। इसके बिना और कुछ नहीं होगा। देश समाज के लिए भाई ये तो सबकी मंशा होती है ना सर कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री बने, ये तो सबकी चाहत होती है। मुख्यमंत्री बने, हमारी पार्टी के व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते, ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गोल है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य के आधार पर यदि हम देखें सभी लोगों का एस्पिरेशन बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग एम्बिशन है, सभी लोगों का इच्छा है कि ऐसा हो। लेकिन बात वो है कि व्यवहारिक रूप में यदि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक जो सत्ता और शक्ति के समय में जो लोग काम किए हैं, सेम मॉडल वही मॉडल है। जनाधार खत्म हुआ कांग्रेस की, क्योंकि जाति के आधार में बिखर गया। और आज भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, केवल जाति की समीकरणों को संतुलन करते हुए आज सत्ता में आए। तो ये जातिवादी कहना और एक तरह से ये बात करना, ये सब गलत बात है। मेरा ये मानना है कि राजनीतिक दल के हिसाब से, राष्ट्रीय दल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में भी है। लेकिन इस 5 साल में जो 5 साल की जो इम्प्लीमेंटेशन है, विकास की कार्यक्रम है, इसके आधार पर जनता आकलन करेंगे। और उसके साथ मेरे को लगता है नहीं डीआर साहब, आप तो बहुत राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपको लगता है कि विकास के साथ साथ में ये जातियों का गठबंधन बहुत जरूरी होता है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में? बिना इसके काम नहीं चलता है। एक गहरा संबंध है और अभी भी विकास पीछे सीट में है। इसी आधार पे आज अरुण जी जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं और कहीं ना कहीं विभिन्न राजनीतिक दल इससे फायदा भी ले सकते हैं। तो मेरा ये कहने की मतलब है कि एक दबाव समूह के रूप में समाज की विकास के लिए राजनीतिक दलों का कार्य करना एक इम्पोर्टेंट काम होता है, जिसके लिए हम लोग सब काम करते हैं और एक उसका आइडियल टाइप की बात। लेकिन यहाँ पे डीआर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, आप इस थर्ड फ्रंट का भविष्य क्या देख रहे हैं? के लिए प्लान हो रही है। इसमें हम तो कहेंगे कि ये स्वागत योग्य है कि आप अपनी अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आप जरूर कमर कसें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो उसका जो परिणाम है, वो परिणाम देखने वाली बात है। इस परिणाम में जैसे कि जो कि पूर्व में हम लोगों ने देखा है, कहीं पे इस तरह की जो गठबंधन है, वो गठबंधन एक स्ट्रैटेजी और एक औजार बन जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। और उस औजार की वजह से पूरी साहब, एक सवाल और आपसे जल्दी से लूंगा। आपके हिसाब से ये लोग किसका खेल बिगाड़ सकते हैं, किसका खेल बना सकते हैं? ये तो मेरे को लगता है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा और समाजवादी पार्टी के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। ठीक है अरुण राजभर जी, आपसे फाइनल कमेंट, आप किसका बिगाड़ेंगे खेल, किसकी बनाएंगे किस्मत? को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को हटा करके हमें एक मजबूत समाज को सुरक्षा देने के लिए हमें सरकार बनानी, हमें हिस्सेदारी लूटने वालों को भगाना है। हमें जो लुटेरे लोग प्रदेश पर और देश पे कब्जा किए हैं, उनको हराने के लिए जितने लोग एकजुट होंगे, हम उन सभी को अपने मोर्चा में आमंत्रित करेंगे और उनके साथ मिलकर के इस प्रदेश का विकास, इस प्रदेश के नौजवान। ठीक है अरुण राजभर जी, समय नहीं है हमारे पास। ठीक है अशोक पांडे जी, ये थर्ड फ्रंट खेल बिगाड़ेगा आपका? निश्चित तौर पे जमानतें नहीं बचेगी।
ये सारे खारिज लोग हैं, ये खारिज लोग हैं, ये लगभग। अरुण जी समय समाप्त हो गया है। मदन मोहन शुक्ला जी, चलिए जनता से मदन मोहन शुक्ला जी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हो हम तो भाजपा का खेल बिगाड़ने आए, आपका खेल भी बन सकता है। जाए कोई इनका भरोसा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी ही अगर कोई इनको बड़ा ऑफर दे देगी तो वहां भी चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी वालों भाजपा साथ नहीं जाने वाले हैं। अरुण जी समय समाप्त आपका भाई जी। अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल इस्तेमाल करती है और आप लोगों का दोहन करती है, बाकी वो आपको अधिकार नहीं देती है। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो स्वागत योग्य है। लेकिन ओवैसी इसीलिए आते हैं कि कैसे हम वोट को बंटवारा कर दे, भारतीय जनता पार्टी के सहारे पर ही आते हैं। कांग्रेस बिहार में क्यों नहीं जितवा दी? अरुण जी समय समाप्त हो गया भाई। अनिल झा साहब, आपका फाइनल कमेंट, क्या आपका खेल बनाने के लिए आए हैं? ये थर्ड फ्रंट बन रहा है, बनाया है, सबका आशीर्वाद है, बट मेरा इतना कहना है कि भाजपा का खेल अगर ये लोग सभी लोग तटस्थ रह गए तो भाजपा का खेल जरूर बिगड़ेगा। और मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इनमें से एक दो नेता या पार्टी जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, इनको छोड़ के सभी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेता जो उत्तर प्रदेश के जनता के बारे में सोच रहे हैं और आज का जो माहौल है उसके बारे में सोच रहे हैं, वो सभी लोग साथ में आएंगे, समाजवादी पार्टी की को मदद करेंगे, एकजुट होकर हम सब लोग लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अखिलेश जी जो विकास 2017 में छोड़ दिए थे, उस विकास को लेकर आगे चलेंगे, जनता का भला करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये साफ हो गया है अभी, हालांकि ये तय नहीं है कि थर्ड फ्रंट कितना बड़ा आकार लेगा और इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है, साहू साहब भी कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते आते कहीं ऐसा ना हो कि कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई इस दल में गया, कोई उस दल में गया, और इस तरीके से ये बिखर भी सकता है। लेकिन अरुण राजभर कह रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने आए हैं, उन्होंने साफ कर दिया है और हम इनका खेल बिगाड़ के जाएंगे। वहीं दूसरे दल ये मान करके बैठे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़े तो हमारा खेल बन सकता है। क्या होगा भविष्य में, थर्ड फ्रंट बनेगा, परवान चढ़ेगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।